हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे और आपको वीडियो पसंद में आ रहा भी होगा। देखिए मित्र, संसद की टॉपिक ख़त्म। आज हम संविधान के तीसरे अंग के बारे में चर्चा करेंगे। आपने कार्यपालिका और संसद को देख लिया। आज हम संविधान के संघ का तीसरा अंग देखेंगे और वो है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आइए सर्वोच्च न्यायपालिका से संबंधित किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वो भी देखेंगे और उनके बारे में आप विश्लेषण भी करते जाइएगा और नोट्स भी बनाते जाइएगा। ठीक है, आइए सर्वोच्च न्यायपालिका, यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं वो सारी चीज़ें आप देखिए। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि मुझे इसमें पढ़ना क्या है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि इस पार्ट में मुझे पढ़ना क्या है। इससे ये पता चल जाता है कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका, ठीक, तो सर्वोच्च न्यायपालिका हमारी आज की टॉपिक स्टार्ट होती है। सर्वोच्च न्यायपालिका, ठीक है। अब देखिए, इसके पढ़ने के कई तरीके हैं। पहला तरीका हम अनुच्छेद से स्टार्ट कर दें, कुछ तरीके हैं इसके पृष्ठभूमि से हम स्टार्ट कर दें। तो आइए वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। पहली चीज़, अनुच्छेद में ही कुछ बातें हैं वो भी हम देख लेंगे। सर्वोच्च न्यायपालिका के जो पहले बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपसे देखेंगे। पहले हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, संरचना। फिर इसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे वो भी आप देखेंगे। फिर इसके कुछ चीज़ों को लेकर हम पढ़ेंगे, जैसे इसके गठन, इसके गठन कैसा होता है, गठन के बारे में, इसके कार्यकाल के बारे में, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी योग्यता के बारे में, इनको अपने पद से हटाया जाना, ठीक है, और इनकी नियुक्ति के बारे में। ये कुछ हमारी आज बेसिक टॉपिक पर चर्चा होगी। नियुक्ति के बारे में, हटाया जाना, ये सारी चीज़ें होंगी। थोड़ा से क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें नहीं है, लेकिन हम क्रमबद्ध तरीके से ही अध्ययन करेंगे। नियुक्ति के बारे में, पद से हटाया जाना, इस पर चर्चा होगी। ठीक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद इनके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिस पर हमको चर्चा करना है, ठीक है, इस अनुच्छेद को बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है। और न्यायाधीशों यानी व्यक्तिगत जो न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों से जो व्यक्तिगत प्रश्न बनता है उनसे चर्चा हो जाएगी। न्यायाधीशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कभी कभी यहाँ से पूछ दिया जाता है, यानी कि एक तरीके से न्यायाधीशों के संख्या, उनके नाम या उनकी विशेषताएं से संबंधित प्रश्न भी बन जाते हैं। आइए पहले हम इनके संरचना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्र, पहले ये जान लीजिए कि न्यायपालिका यह संघ का तीसरा अंग है और अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद नंबर 147 तक हम सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं। ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है, कि कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद चीज़ें हैं। आगे देख लेते हैं। जैसे संरचना, एक चीज़ आप हमेशा नोट कर लीजिएगा कि न्यायपालिका जो है, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वह एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका, और आप इसको स्ट्रक्चर में देखते हो तो हमारे यहाँ इस तरीके से बनता है। जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट और यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय। तो इसका मतलब ये नहीं है
कि जैसे संज्ञानात्मक शक्ति है, संज्ञानात्मक व्यवस्था तो जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, न्यायपालिका के संदर्भ में। और शक्तियों का बंटवारा जैसे आपने देखा कि यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे राज्य है और यहाँ पे स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, यानी कि पंचायत व्यवस्था। यहाँ पे विषयों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका में एकीकृत न्यायपालिका इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूर्ण और अंतिम होता है, अंतिम होता है, ये हमेशा याद करना। अब इसका क्या मतलब, इसको किस तरीके से आप डिफाइन करोगे? आप डिफाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं सर्वोच्च न्यायालय में, जैसे अनुच्छेद नंबर 131, अनुच्छेद नंबर 129, अनुच्छेद नंबर 141, जो ये अनुच्छेद इस बात को शो करते हैं कि पूरी पावर सबसे ज़्यादा न्याय के रूप में देखा जाए तो कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट में है। और उससे ऊपर जो अधीनस्थ हाई कोर्ट है उनका अपना कुछ पावर है, ऐसा नहीं है। हाँ, उनको न्याय देने के लिए बैठाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं है। यह अनुच्छेद नंबर 141 इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस वाद में जो निर्णय सुनाई देता है, जो अपील दे देता है, उसी का हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपयोग करते रहते हैं। क्या ऐसा है कि केंद्र ने जो अधिनियम, जो कानून बनाया, क्या वो राज्य पर पूरी तरीके से फॉलो होगा? ऐसा नहीं। राज्य कुछ मामले में अपने आप स्वतंत्र हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा सुझाए गए कानून को फॉलो करने के लिए विवश नहीं है। क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक व्यवस्था शो कर रही है। लेकिन यहाँ पर चूंकि वो फॉलो करने के लिए तत्पर होंगे, इस आधार पर देखा जाएगा तो हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है संरचना पर। तो एकीकृत न्यायपालिका का मतलब आप समझ गए होंगे, क्लियर। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कुछ चीज़ें आप भी देख लीजिए जो वन लाइनियर में पॉइंट में प्रश्न बनते हैं। जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर आप देखेंगे तो पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और जिसके मुख्य न्यायाधीश एम्पे थे। कौन थे? एम्पे थे, ये याद कर लीजिएगा। कब की गई थी? 1774 में। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। दूसरा, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में हमारे यहाँ संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यही संघीय न्यायालय 28 जनवरी 1950 में संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि 1935 में सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय के रूप में क्यों जाना जाता है? तो इसलिए जाना जाता था क्योंकि अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पर स्थापित हुई थी, इसके द्वारा जो निर्णय दे दिया जाता था भारत में, वो अंतिम निर्णय नहीं होता था, न कि पूर्ण निर्णय होता था। इसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हो? ब्रिटेन में। ब्रिटेन के न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता था वो अंतिम और पूर्ण होता था। तो इस वजह से हम देखेंगे हमारे के यहाँ सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। लेकिन भारत आज़ाद हो गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारी अपनी संप्रभुता आ गई और संघीय न्यायालय का जो प्रावधान था वो खत्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई। तो अब संघीय न्यायालय न होकर अब हमारे के यहाँ एकीकृत न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर संघीय न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश पूछा जाए
तो मॉरिस ग्वेर थे जो ये प्रथम न्यायाधीश थे। इसके बाद एक कानिया करके थे जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे, और ये संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। ठीक है, और ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, ये संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, मॉरिस ग्वेर। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गए। अब हम आते हैं गठन के संदर्भ में देश के आज़ादी के बाद। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम इनके गठन के बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अगर हम देखें तो मूल संविधान में या आज भी अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 8। 1956 में कितनी हो गई थी? 11। 1960 में यही हो गई थी 18। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, अगर देखेंगे आगे चलकर 1986 में ये संख्या जो हो गई थी, ये हो गई थी 26, यानी कि 25 + 1 17 + 1 और 10 + 1 और 7 + 1। ठीक है, 1986 से ये चीज़ें चली थी कब? 2009। और 2009 से लेकर 30 + 1 यानी कि 31। अब आप कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में इनकी संख्या 31 से बढ़कर कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि कितनी हो गई। लेकिन क्वेश्चन 2 आप याद करिएगा, मूल संविधान में कितनी थी और 31 कब से जोड़ा गया? 2009 से। ठीक है, ये कुछ बेसिक। और वर्तमान में कितने हैं? ये कुछ न्यायाधीशों की संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के कार्यकाल को देख लें, ये 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए। अगर इनके कार्यकाल के बारे में देखें तो एक न्यायाधीश का कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष है। यहाँ पे 65 वर्ष, लेकिन यूएसए में आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है। जब तक जीवित है तब तक वो न्यायाधीश के पद पर बना रहेगा। यूएसए में अपने के यहाँ 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। योग्यता, अब योग्यता देख लेते हैं, न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता? पहली बात, हाई कोर्ट में 5 वर्ष वह न्यायाधीश हो, या हाई कोर्ट में 10 साल अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या राष्ट्रपति के निगाह में, राष्ट्रपति के निगाह में क्या हो? कानून का या विधि का जानकार हो, कानून का जानकार हो या विधि का जानकार हो। ठीक है, ये इसके योग्यता के बारे में बात कही गई है कि ये इसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, पागल दिवालिया ये सब शब्द का यूज नहीं। हाँ, ये है कि भारत का वो क्या होना चाहिए? नागरिक तो होना ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इनके न्यूनतम आयु की बात कहीं नहीं की गई है कि इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में बात
नहीं की गई है कि इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आइए, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम की व्यवस्था होती है। कॉलेजियम, अब ये कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम, इसमें ढेर सारे संविधान संशोधन आए गए, 99वें संविधान संशोधन और 121वां संविधान संशोधन, ये सब 2014 में लाए और 2015 में समाप्त भी हो गए। तो पुरानी परंपरा के आधार पर कॉलेजियम के द्वारा इनका चुनाव होता है। इसमें कुल 4 सदस्य होते हैं और इसमें ये बताया गया है कि 5, सुप्रीम कोर्ट के लेकर मुख्य न्यायाधीश को 5, ये 5 सदस्यीय कमेटी होती है और इसमें जो होंगे वो 4 सदस्य जब समर्थन देंगे, और ये उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश चारों होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश भी होता है, ये 4 सदस्य अगर अपना सुझाव देंगे सुप्रीम कोर्ट को लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेते हुए, तब उस व्यक्ति को न्यायाधीश चुना जाएगा, यानी अन्य न्यायाधीश के पद पर भी चुना जाएगा और मुख्य न्यायाधीश के पद पर उसको क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। ठीक है, कॉलेजियम के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश बनाने की परंपरा है, कॉलेजियम के माध्यम से। क्लियर? किसी को मुख्य न्यायाधीश बनाना हो तो कॉलेजियम जाना होगा, जिसमें कुल 5 सदस्य होते हैं और 4 एक से किसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, 3 2 से नहीं। अगर 3 समर्थन में 2 असमर्थन में, तब उस न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आगे होगी। अब आपके जहन में आता है कि हटाया जाना, तो ये भी देख लीजिए कि न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। देखिए, हटाने की प्रक्रिया मैं यहीं में बता दे रहा हूँ। हटाने की जो प्रक्रिया है वह न्यायाधीशों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, दोनों की हटाने की प्रक्रिया सेम है। और ये बात अनुच्छेद नंबर 124(4) में ही कही गई है। हटाने की प्रक्रिया में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कई चीज़ें हैं और नोट करते जाइए। पहला चीज़ कि इसमें लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य का क्या होना चाहिए? सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और इस समर्थन पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी होती है, 3 सदस्यीय कमेटी। और इन 3 सदस्यीय कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, हाई कोर्ट का भी एक न्यायाधीश और कानून के कोई विधि का जानकार होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं, हाई कोर्ट का न्यायाधीश और विधि का जानकार और विधिक मंत्री इसमें होना चाहिए। ठीक है, कानून का जानकार होना चाहिए, विधिक मंत्री होना चाहिए और हाई कोर्ट का न्यायाधीश। तो विधिक मंत्री और विधि का जानकार कोई सदस्य मेंबर और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ये 3 सदस्यीय कमेटी होते हैं। अगर ये प्रस्ताव को पास कर दिए तो इसके बाद होता क्या है? इसके बाद जो संसद सदस्य हैं, तो जो संसद सदस्य हैं इनमें 3 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात, संसद सदस्यों के बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले के कुल 2/3 सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब स्वीकृति प्रदान हो जाएगा तो
न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जिस सत्र में लाया गया हो, यानी कि बजट सत्र चल रहा हो, अगर उस सत्र में लाया गया हो तो उसी सत्र में पास हो जाना चाहिए। ध्यान देना, उसी सत्र में पास हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बजट सत्र में लाया गया तो शीतकालीन सत्र में पास हो या मानसून सत्र में पास हो, ऐसा नहीं, उसी सत्र में पास होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग की प्रक्रिया से काफ़ी ज़्यादा टफ है। हाँ, इतना जान लीजिए, ये महाभियोग प्रक्रिया इसके खिलाफ कब लाया जाता है, जब ये अपने कार्यों में करने में क्या हो, असमर्थ हो, क्या हो, असमर्थ हो जाए। ऐसे कंडीशन में, ठीक है, इसके चरित्र पर आरोप लगा हो, तो चरित्र और असमर्थता के आधार पर, असमर्थता व सिद्ध कदाचार के आधार पर इसके हटाने की जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये इसके हटाने की क्या है, प्रक्रिया है। तो इसके हटाने की प्रक्रिया क्या है, बहुत जटिल है। क्लियर? अब हम ये भी देख लेते हैं, या इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कॉलेजियम व्यवस्था तो आप समझ ही गए होंगे। हमेशा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है, जबकि कार्यकारी और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कॉलेजियम वाला प्रोसेस। मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति भी करता है, शपथ भी दिलाता है उन्हीं के। लेकिन तदर्थ और कार्यकारी न्यायाधीश वो न्यायाधीश होते हैं जो मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कार्य करते हैं, और तदर्थ न्यायाधीश उस समय आवश्यकता हो जाती है जब कोरम की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस समय किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया जाता है, हालांकि वो न्यायाधीश का पार्ट नहीं होता है। क्लियर? तो आज आपने क्या देखा, आज आपने ये देखा कि सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, एकीकृत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में संघीय न्यायालय, इसके बाद न्यायाधीशों के गठन यानी कि उनकी संख्या कितनी है, इसके बाद आपने ये देखा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, इनको हटाया कैसे जाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, और न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए इनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, और कॉलेजियम क्या होता है, आपने ये भी देखा संक्षेप में। ठीक है, तो मैं समझता हूँ एसएससी के रूप में ये वन लाइनर का जो क्वेश्चन था, बेसिक रूप से आपने ये देखा। अगले वीडियो में मेरा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा अनुच्छेद 124 से 147 तक है, जिनमें हम जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पर हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ आपके मन में ये हो रहा होगा कि वेतन, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वेतन, सेवा शर्तें और इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाने का पूरा दायित्व संसद का होता है। किसका होता है? संसद का होता है। ठीक है, जो हम अनुच्छेद के माध्यम से देखेंगे। अब यही सारी चीज़ में से कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद में आपको दिखाई जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों को हम देखेंगे और समझेंगे, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।